साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी 2023 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो अभ्यास 2023 नाम से टेस्ट सीरीज चालू की गई है, उसी में से टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में तेल शोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहला, भारत के पास चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शोधन क्षमता है। नहीं, दूसरी नहीं, चौथी है। ठीक है, चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे नंबर पे। दूसरा, भारत की अधिकांश रिफाइनरी निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती नहीं, अधिकांशतः सार्वजनिक स्वामित्व के तहत आती। 19 कंपनियां जो हैं सार्वजनिक के तहत है और 3 कंपनियां जो है निजी के तहत हैं। तीसरा, भारत पेट्रोलियम उत्पादों का निवल आयातक है क्योंकि इसकी शोधन क्षमता घरेलू मांग की तुलना में कम है। बिल्कुल नहीं, ये निवल आयातक नहीं, निवल निर्यातक है और इसकी शोधन क्षमता घरेलू मांग की तुलना में अधिक है। तो तीसरा कथन भी गलत हो गया। तो 3 के तीनों कथन गलत है, इसमें कोई सा भी सही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गिदौली ग्रीन स्पैन नियम संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका मुद्रा संकट को टालने में किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता के आकलन से संबंधित है। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि गेहूं का कुल बोया गया क्षेत्रफल चावल के कुल बोए गए क्षेत्रफल से अधिक है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। ये कथन जो है आपका गलत है क्योंकि गेहूं का कुल क्षेत्रफल चावल के कुल क्षेत्रफल से कम है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, दालों का बोया गया क्षेत्रफल फलों और सब्जियों के बोए गए क्षेत्रफल से अधिक है, ये कथन सही है। तीसरा, गन्ने की तुलना में गेहूं की उपज अधिक है, की तुलना में अधिक है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, गन्ने की उपज जो है वो गेहूं से अधिक है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व उदारीकरण काल में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख परिणाम नहीं था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार था, बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो बी वाला आपका नहीं था। जबकि बचत संग्रहण, छोटे पैमाने के इकाइयों के लिए बैंक ऋण में वृद्धि, ये सभी इसके लाभ थे, परिणाम थे। आगे बात करते हैं, वर्तमान में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसके कारण हो सकते हैं? तो देखिए, पहला, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में सोने का बढ़ता उपयोग, सही है। दूसरा, विकसित देशों में मुद्रास्फीति में हो रही कमी, नहीं। वर्तमान में क्या है, विकसित अधिकांश वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति असुविधाजनक रूप से उच्च बनी हुई है, इसलिए सोने की मांग में वृद्धि हो रही है। तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, संभावित वैश्विक वित्तीय संकट के लिए बढ़ती चिंता, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि विदेशी कंपनियां रुपए में मूल्यवर्गित प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत से धन जुटाना चाहती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी उनकी इस आवश्यकता को पूरा करेगा? तो भारतीय निक्षेपागार रसीद। देखिए, अन्य को भी समझ लेते थोड़ा सा। मसाला बॉन्ड क्या है? तो मसाला बॉन्ड भारतीय इकाइयों द्वारा विदेशी बाजारों में प्राप्त की जाने वाली रुपए में मूल्यवर्धित उधारियां हैं। इनका उपयोग भारतीय इकाइयों द्वारा विदेशी बाजारों में भारतीय रुपए में धन जुटाने, उधारी प्राप्त करने हेतु जारी किया जाता है। जबकि वहीं पार्टिसिपेटरी नोट, जिसे पीएन या पी नोट्स भी कहते हैं, ये विदेशी निवेशकों, उच्च निवल मूल्य वाले और बचाव निधि जो हेड्ज फंड होते हैं द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वित्तीय लिखत होता है। और वहीं जो भारतीय निक्षेपागार रसीद होगी, जिसे आईडीआर कहते हैं, यह आईडीआर एक वित्तीय लिखत है जिसे निक्षेपागार रसीद के रूप में भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित किया जाता है। एक भारतीय निक्षेपागार रसीद या आईडीआर में विदेशी कंपनियां एक भारतीय निक्षेपागार को शेयर जारी करती हैं और इस प्रकार वे शेयर बेचकर भारत से धन जुटा सकती हैं। जबकि जो अमेरिकन निक्षेपागार रसीद होगी, ये अमेरिकी निक्षेपागार रसीद एक विदेशी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पराक्राम्य प्रतिभूति या निगोटेबल सिक्योरिटी कह सकते हैं इंग्लिश में, तो ये होती है। साथ ही यह उस कंपनी के शेयरों को अमेरिकी वित्तीय बाजारों में व्यापार करने की अनुमति देती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्यतः सरकार किसी प्रकार का ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किस कंडीशन में नहीं है? तो देखिए,
जब वह विदेशी अनुदान प्राप्त करती है, सही है। जब वह अपनी रिजर्व ट्रेंच पोजीशन का उपयोग करती है, ये भी सही है। जब वह जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके धन जुटाती तब भी। तो इन तीनों कंडीशन में उसे ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल ICCW की अनुमति दी है। इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल मतलब बिना कार्ड के आप कैश निकाल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। यह एक ड्यूअल लेयर्ड SMS और पासवर्ड सक्षम निकासी सुविधा नहीं, इसमें UPI के जरिए आप पैसे को निकाल सकते हैं, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की तत्काल भुगतान सेवा IMPS पर आधारित नहीं, UPI पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? UPI पे आधारित है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन आपके क्या है? ये दो के दोनों कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 7 का डी, ये आपका डी हो जाएगा 8 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें निर्यात माना जा सकता है? तो देखिए 4 चीजें हैं। पहला, विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वस्तुओं की खरीद को। भारत में संयुक्त राज्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु की जाने वाली आपूर्ति को, इन दोनों को। तीसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में देश के शेष हिस्सों से की जाने वाली माल की आपूर्ति को क्या माना जाएगा? इसे निर्यात माना जा सकता है। इसे जो है निर्यात माना जाएगा, परंतु भारतीय छात्रों द्वारा विदेशों में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को इसे शिक्षा आयात माना जाएगा, ना कि निर्यात में। तो 1 2 3 आपका सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टार्टअप इंडिया पहल के संदर्भ में भारत में स्टार्टअप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला है, बताना है कौन सही नहीं। पहला, कंपनी की अस्तित्व की अवधि उसे स्टार्टअप के रूप में वर्गीकृत करने का मानदंड नहीं, बिल्कुल है। कंपनी को आपका 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे मानदंड तो ये वाला आपका सही नहीं है। अगला, किसी स्टार्टअप के निगमीकरण के बाद से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार 100 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, सही है। पहले से मौजूद व्यवसाय को विभाजित करके बनाई गई किसी नई कंपनी को स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता, ये भी सही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित कंपनी को स्टार्टअप कहा जा सकता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद और विधि के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन, किसी समाज में विधि का शासन संविधानवाद की रक्षा करता है। किसी समाज में विधि का शासन संविधानवाद की रक्षा करता है, ये कथन सही है। किसी देश में लिखित संविधान के बिना संविधानवाद मौजूद नहीं रह सकता, ये कथन गलत है, क्योंकि आपका ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, परंतु वहां संविधानवाद मौजूद है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के लगभग 5% सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, तो जबकि विधान परिषद के मामले में कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये कथन सही है। देखिए होता क्या, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यदि उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो टोटल का लगभग 5% आएगा, तो सही है। दूसरा, यदि देखिए जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। 1/6 को यदि आप निकालेंगे परसेंटेज टोटल सदस्यों में से, तो वो 16% के लगभग आएगा, तो 15% से अधिक है। तो पहला कथन आपका सही हो। दूसरा, राज्यसभा लोकसभा के साधारण विधेयकों के लिए पुनरीक्षण निकाय है, जबकि राज्य विधान परिषद केवल सलाहकारी निकाय है, ये कथन सही है। दूसरा, पहला सही, दूसरा भी सही। तीसरा, भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा और राज्य विधान परिषद दोनों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को निश्चित किया गया है, ये कथन भी सही है। तो 3 के तीनों आपके यहाँ पे कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है? तो टीवी कार्यक्रमों और धारावाहिकों को तथा अनन्य रूप से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए गए कंटेंट को, जबकि सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्मों के वीडियो और CD संस्करण को, इसके लिए जो है आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए जो टीवी कार्यक्रम धारावाहिक होते हैं उनका जो प्रमाणीकरण होता है वो दूसरे तरीके से होता है। ये टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत इनको जो है रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे पहला और चौथा अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे 4 कथन है। पहला, भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि से धन की निकासी से संबंधित प्रावधानों वाले विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, सही बात है। ऐसा वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो बजट में निहित कराधान प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है, सही है। तीसरा, भारत की संचित निधि से धन की निकासी केवल विनियोग विधेयक के माध्यम से की जा सकती है, ये भी सही है। चौथा, विनियोग और वित्त विधेयकों के मामले में कर को समाप्त करने या कम करने के लिए कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है।
तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा या 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही। पहला, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेशा के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय, सही है। दूसरा, भारत का संविधान 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों संबंधित भाग 11 नहीं भाग 9 है, ये भाग 11 नहीं, ये भाग 9 है, कि उपबंधों के विस्तार का प्रावधान करता है। ये गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के पास किसी नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत को निषिद्ध करने या उसे विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति होती है, कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है या करती है, ना कि केंद्र सरकार के खातों का, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, संविधान में अनुच्छेद 149 तक कैग की शक्तियों कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया, नहीं, ये संसद को अधिकार दिया गया है कि वो इनके कर्तव्यों और शक्तियों को बता सकता है, सूचीबद्ध नहीं किया गया, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता, सही है। चौथा, वह एक कानूनी एवं नियामकी लेखा परीक्षा के साथ औचित्य लेखा परीक्षा भी कर सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ गलत कौन सा, यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला आपका कथन सही नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में संवैधानिक पीठों की स्थापना की जा सकती है। पहला, जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न निहित हो, पहला सही, इसमें हो सकती है। दूसरा, जब भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत तथ्य या विधि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगी हो, इस पर भी। तीसरा, जब उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों वाली 2 या 2 से अधिक पीठों ने एक ही कानून पर परस्पर विरोधी निर्णय दिया हो, तो इन तीनों ही दशाओं में संवैधानिक पीठों की स्थापना की जा सकती है, तो डी ऑप्शन। आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही ये बताना है। तो देखिए, पहला, यह किराएदारी अनुबंधों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक राज्य और किसी प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण तथा किराएदारी संबंधी विवादों के निपटान हेतु एक अलग अदालत की प्रावधान करता है, अदालत की स्थापना का प्रावधान करता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा क्या है कि मकान मालिक को मरम्मत या कोई बदलाव करवाने के लिए किराए के परिसर में प्रवेश करने से 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा, ये सही है। तीसरा, यह अधिनियम राज्यों के लिए बाध्यकारी है क्योंकि भूमि और शहरी विकास भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय नहीं, ये राज्य सूची का विषय है और ये बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी लोकसभा के मौजूद सदस्य को आयोग घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है भारत निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरे के बाद ही करता है, तो पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में आत्मीयता परीक्षण एफिनिटी टेस्ट का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन, वह यह मानव शास्त्रीय और निर्वंश विज्ञान संबंधी विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जातीय व जनजातीय के दावों का अधिकारियों द्वारा अध्ययन करना एवं उस पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए ये मामला आया क्यों, क्योंकि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आत्मीयता परीक्षण एफिनिटी टेस्ट जाति के दावों के निर्धारण के लिए एक प्रभावी और निश्चित तरीका नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो 21 क्या है कि ट्रिपल डिप ला नीना परिघटना के संदर्भ में, एल नीनो के संदर्भ के अपोजिट ला नीना होता है, परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, यह बताना इन तीनों में से कौन सही है। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के सामान्य तापमान के स्तर में 3 गुना कमी को संदर्भित करता है, नहीं, ये जो देखिए ये तापमान के संदर्भ से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, इसका शीतलन प्रभाव वैश्विक तापमान वृद्धि के अस्थायी रूप से धीमा कर रहा है, तो ये कथन आपका सही है। तीसरा, यह भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और भारत में सूखे की तीव्रता को बढ़ावा देता है, नहीं, ला नीना के कारण अच्छी और अधिक मानसूनी वर्षा होती है, तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों को उनके लवणता के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक आपका इसमें लवणता किसकी है, तो मृत सागर की, फिर लाल सागर की, मृत सागर, फिर आपका लाल सागर है, इसके बाद आपका
कैस्पियन सागर फिर बाल्टिक सागर आ जाएगा, तो 1432 बी ऑप्शन। भारत में रेल खनिजों के संदर्भ में, रेत खनिजों, रेल नहीं, रेत खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत को खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये कथन सही है। रेत को कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय खान मंत्रालय के पास नहीं, ये राज्यों को दिया गया है। इस पर चूंकि रेत क्या है, एक आपका गौण खनिज होता है, गौण खनिज है, तो गौण खनिजों पे जो है अधिकार वो राज्यों को सौंप दिया गया है, ठीक है, मतलब उनको नियंत्रित करने की। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, वर्षा ऋतु में रेत खनन को प्रतिबंधित किया गया, सही है, एनजीटी के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भूगोल के संदर्भ में वात्राग्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, दो वायु राशियों के बीच का तापमान का अंतर जितना अधिक होता है उनके बीच बनने वाले वाताग्र की मोटाई उतनी ही कम होती है, कथन आपका सही है। दूसरा, वाताग्र मध्य अक्षांशों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, ये भी सही है। तीसरा, शीत वाताग्र में तापमान में गिरावट और भारी वर्षा के साथ मौसम आक्रामक होता है, ये भी सही है। चौथा, डी, उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र से दुगनी तेजी से ऊपर उठता नहीं, उल्टा है, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की तुलना में दुगनी तेजी से ऊपर उठता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 1000 से कम दर्ज किया गया है। तो आपका उत्तर प्रदेश, जबकि बाकी बिहार, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप में 1000 से ऊपर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, सही है, हालांकि इसका उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक लंबा है, ये सही कथन है। दूसरा कारण, दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर वलय का हिस्सा हैं। तो इसमें देखिए आपका अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा और आपका बेमुला धारा, ये तीनों के तीनों है, परंतु अंगुलास धारा ये हिंद महासागर की है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में कपास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला, कपास जल भराव के प्रति संवेदनशील है, इसलिए बेहतर जल निकासी वाली मृदा इसके लिए उत्तम होती है, सही है। दूसरा, भारत में अधिकांश कपास को सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, नहीं, अधिकांश कपास को सिंचित क्षेत्रों में नहीं उगाया जाता है। इसका अधिकांश जो है आपका 65% कपास क्षेत्र जो है वर्षा आधारित है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी राज्य शामिल है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तीसरा, कपास को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तीसरा सही है। चौथा, भारत में कपास की सभी 4 कृषि प्रजातियां व्यावसायिक पैमाने पर उगाई जाती हैं, ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा सही, पहला तीसरा चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश पूर्णतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो देखिए आपका म्यांमार और कह सकते हैं किसके, नामीबिया के से होकर के, देखिए म्यांमार से होकर कर्क रेखा गुजरती है और नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है, जबकि सूडान और फिलीपींस इसके बीच में आएंगे। 2 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के सभी प्रदेशों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे लंबी तटरेखा इसमें किसकी होगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। इसकी कितनी है, तो 1962 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी गुजरात आएगी 14.7 किलोमीटर। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश आएगी और फिर महाराष्ट्र आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 3412 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है सैटेलाइट इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए। पहला, यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का संचार करने गामा किरणों का उपयोग करता है, गामा किरणों को नहीं, रेडियो किरणों का, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह संचार के लिए निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रहों का उपयोग करता है, यह संचार के लिए निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रहों का उपयोग करता है, यह कथन आपका सही है। तीसरा, इनमें केबल और फाइबर इंटरनेट की तुलना में कम विलंबता होती है, यह कथन आपका सही है। नहीं, इनमें केबल और फाइबर इंटरनेट की तुलना में अधिक विलंबता होती है, ठीक है, अधिक विलंबता होती है। तो ये कथन गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, तो केवल आपका दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या है कि पहनने योग्य प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में पीजो इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो यांत्रिक तनावों की अनुक्रिया में कुछ ठोस पदार्थों में संचित हो जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन सामग्रियों में
पीजो इलेक्ट्रिसिटी देखी जा सकती है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पॉलिएस्टर, सेलुलोज फाइबर, इन सभी में देखी जा सकती है। तो यहाँ पे 4 के 4 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पीजो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे विद्युत आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यांत्रिक तनाव की अनुक्रिया में कुछ ठोस पदार्थों में संचित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल नैनोवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है। पहला, जीवाणु द्वारा नैनोवेयर के उत्पादन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती बिल्कुल नहीं होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, जियोवैक्टर और स्वेनेला वंश से संबंधित जीवाणु बैक्टीरियल नैनोवायर का उत्पादन करते हैं, तो दूसरा वाला आपका कथन सही है। तीसरा, ये भूजल के जैवोपचारण मदद कर सकते हैं, ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद सिंप्लिसिटी, गोर और रूबी क्या है, तो ये क्या है, क्रिप्टो नेटवर्क में प्रयोग की जाने वाली प्रोसेसिंग भाषाएं हैं। आगे बात करते हैं संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में। नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी और RFID प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर तीन कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, NFC एक वायरलेस इंफ्रारेड संचार प्रौद्योगिकी है। नहीं, ये इंफ्रारेड नहीं है, ये रेडियो पे आधारित है, रेडियो आधारित संचार प्रौद्योगिकी है, तो ये गलत है। तथा RFID में डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो NFC में भी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, तो पहला कथन गलत हो गया। RFID की रेंज NFC की अपेक्षा बहुत कम होती है, नहीं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि NFC की जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है। NFC की रेंज जो है वो 0.1 मीटर की रेंज की होती है, जबकि RFID सैकड़ों फीट की दूरी से कार्य कर सकता है, तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, NFC युक्त उपकरण को संचार स्थापित करने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है, तथा नहीं, इसके लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, तथा RFID टैग्स को RFID स्कैनर से प्रेषित ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है, तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर गलत है, कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, यह यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है, सही है। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग एक तंग बीम में प्रोटॉन की गति को बढ़ाने और उन्हें टकराने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, LHC अपने महत्वपूर्ण घटकों की अति शीतल रखने के लिए तरल नाइट्रोजन की वितरण प्रणाली का उपयोग करता नहीं, हीलियम की वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो ये कथन गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीनोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सही। 3 कथन दिए गए। 90% से अधिक मानव DNA और चिंपैंजी DNA समरूप है, सही है। मानव जीनोम में DNA के 3 बिलियन से अधिक क्षार युक्त युग्म है, ये भी सही है, पहला दूसरा सही। तीसरा, मनुष्यों में एक जीन केवल एक ही शारीरिक विशेषता को नियंत्रित करता नहीं, एक से अधिक को नियंत्रित कर सकता है, तो तीसरा गलत है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, और बताना है इन तीनों में से कौन सही नहीं है। पहला, उपग्रह पृथ्वी से जितना दूर होगा गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए उतनी ही अधिक अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, नहीं, जितना दूर होगा उतने ही कम अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, पलायन वेग अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए वस्तु या उपग्रह को जिस गति पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है वह वस्तु या उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। तीसरा, किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रखने के लिए आवश्यक गति उपग्रह और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है, ये इस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए आपका ये कथन एक सेकंड, तो देखिए, किसी उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक गति उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यह एक उपग्रह का आवर्तकाल, गति और त्वरण केवल कक्षा की त्रिज्या और उस केंद्रीय पिंड जिसकी परिक्रमा उपग्रह कर रहा है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसकी परिक्रमा कर रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। तो पहला देखिए, यह एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक यौगिक है, सही है। दूसरा, यह मीठे स्वाद वाला तथा कमरे के तापमान पर द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला एक शांत द्रव है, सही है। तीसरा, इसका उपयोग एक कप सिरप में एक मिश्रक के रूप में किया जाता है, ये कथन आपका सही है। तो डी ऑप्शन 1 2 3। देखिए, ये चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि भारत में निर्मित खांसी के सिरप एथिलीन ग्लाइकॉल युक्त होते हैं, जिसके कारण कम से कम 18 बच्चों की मृत्यु हुई। यह पदार्थ एक अवैध अपमिश्रक
अडल्ट्रेंट है जिसे कभी कभी कंपनियों द्वारा खर्चों को कम करने के लिए ग्लिसरीन जैसे गैर विषाक्त विलायक के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क मोबाइल ओपन रैन मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में निरंतर होने वाला एक बदलाव है। इस संदर्भ में ओपन रैन को अपनाने के संदर्भ में कौन से लाभ हैं? तो देखिए, तीन चीज़ें बताई गई। पहला, इसके लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को संपूर्ण मोबाइल साइट पर एक आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है। नहीं, ये जो पारंपरिक आपका रैन था उसमें ये चीज़ होता है, इसमें नहीं होता है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा, यह रैन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों के बीच अंतर संचालनीयता को सक्षम बनाता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, यह उद्योग व्यापी मानकों के निर्माण को सक्षम बनाता है जिनका पालन दूरसंचार आपूर्तिकर्ता उपकरण बनाते समय कर सकते हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी करती है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नीचे उल्लिखित प्रजातियों में क्या समानता है? इंडियन स्कीमर, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट वॉन हॉर्न राइनो। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं, यदि विश्व के सभी प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन से इसके संभावित परिणाम होंगे? तो 4 परिणाम दिए गए हैं, कौन से संभावित ये बताना है। कुछ प्रजातियों को मांसाहारियों से अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, कथन सही है। दूसरा, जेलीफिश की आबादी में काफ़ी कमी आएगी, इनकी चूंकि कीड़े खाते हैं तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा, तटीय क्षेत्रों में गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही है। कुछ द्वीपीय देश विलुप्त हो जाएंगे, ये भी सही है। तो आपका पहला तीसरा चौथा सही, पहला तीसरा चौथा डी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पद और इनके द्वारा संकल्पित जारी किया गया, किसके दौरान जारी किया गया, ये हमें बताना है। देखिए, साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां पृथ्वी सम्मेलन में इसको शामिल किया गया, सही है। अग्रिम सूचित समझौता, ये UNFCCC या COP26 ग्लासगो में नहीं, ये ग्लासगो में इसका ये नहीं हुआ था, तो ये आपका दूसरा वाला क्या है? गलत है। एक सेकेंड, हाँ, अगला जो है आपका तीसरा, हरित जलवायु कोष, ये UNFCCC COP21 पेरिस में नहीं हुआ था। यह हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय दिसंबर 2010 में कानकुन में आयोजित COP16 में लिया गया था और GCF अर्थात हरित जलवायु कोष का संचालन 2011 में डरबन में आयोजित COP17 में किया गया था। तो आपका तीसरा वाला भी गलत हो गया। हमारा साझा भविष्य सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नहीं, इसका नहीं है। ये देखिए, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग जो है, ये रिपोर्ट या ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही नहीं है। तो कितने युग्म सुमेलित है? केवल एक युग्म। आगे बढ़ते हैं, भारत लगभग 8% प्रजातियों की विविधता के साथ महाविविधता वाले देशों में से एक है। इस संदर्भ में किसी देश के महाविविधता वाला देश होने के लिए आवश्यक निम्नलिखित में से कौन से मानदंड आवश्यक है? यहाँ पे 3 मानदंड दिए गए हैं। तो देखिए, 2 मानदंड आवश्यक होते हैं। पहला, कम से कम 5000 पादप स्थानिक होने चाहिए, और दूसरा, इसकी सीमाओं के भीतर एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल 2, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है 46, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल के जंक्शन पर अवस्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में सुर्खियों में रहे कार्बन बम पद का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसमें पहला देखिए, ये ऐसी तेल या गैस परियोजनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप इनके जीवन काल में कम से कम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, जैव मात्रा का पिरामिड आमतौर पर प्रत्येक पोषण स्तर पर रहने वाले सभी जीवों को अलग अलग इकट्ठा करने और उनके शुष्क भार को मापकर निर्धारित किया जाता है, सही है। पारिस्थितिक पिरामिड आहार जाल को समायोजित नहीं करते हैं, ये सही है। तीसरा, एक जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता नहीं, कुछ में सीधा नहीं भी होता है, ठीक है, कुछ में सीधा नहीं भी होता है। जैसे झीलों और महासागरों में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, जलीय में, ठीक है। तो सी वाला आपका सही नहीं है। डी, किसी वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का पारिस्थितिक पिरामिड तुर्क रूपी या स्पेंडल शेप्ड हो सकता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं,
अगला है अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMEO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। यह जो है पेरिस समझौते को पूरा करने में आगे की प्रगति का समर्थन करने के लिए यूरोपीय संघ की सहायता से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक कार्रवाई को संचालित करना है। तो पहला कथन गलत हो गया। या ग्लोबल मीथेन प्लेज की मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, इसे पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP21 में लॉन्च किया गया था। नहीं, इसे COP26 में लॉन्च किया ग्लासगो में। तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करती है। सही है। इंटरनेट ऑफ बर्ड्स BNHS की एक पहल है जो पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। कथन आपका सही है। तीसरा, यह स्टेट ऑफ द बर्ड्स रिपोर्ट जारी करती नहीं, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में एजेंसी हाउस क्या थे? तो ये अंग्रेजी निजी व्यापारियों द्वारा स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान हुआ करते थे। ठीक है। ब्रिटिश भारत में एजेंसी हाउस या व्यापारिक कंपनियां थी जो भारत में कंपनी शासन के दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी में उभरी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन या से सही हैं? पहला, इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नहीं, पहले ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होता, परंतु ये बाद में नेतृत्व विहीन हो जाता है। पहला कथन गलत है। दूसरा, महात्मा गांधी ने लोगों द्वारा की गई हिंसा की कड़ी निंदा करने से इनकार कर दिया था। तो दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। तीसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये कथन आपका सही है। तो तीसरा यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। षड्यंत्र केस और उसके संबद्ध प्रमुख नेता। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, इसका संबंध BD सावरकर से नहीं था। इसका संबंध जो है आपका BD सावरकर से नहीं था। इसमें देखिए, इसका संबंध प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से था। दूसरा, दिल्ली षड्यंत्र केस, इसका संबंध रास बिहारी बोस से था 1912 का। इसमें रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने वायसराय हार्डिंग को मारने का असफल प्रयास किया था। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तीसरा, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924, इसमें ये जो है मुजफ्फर अहमद इससे संबंधित है। SA डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी इसमें शामिल थे। तो दूसरा तीसरा सही है, तो केवल 2 युग्म यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वर्ली कृषक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए। वर्ली जनजाति का यह कृषक संघर्ष वर्तमान गुजरात के जिलों में हुआ था। नहीं, ये महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 1945 में। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, संघर्ष की मुख्य मांग अफीम की खेती पर ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने से संबंधित नहीं, ये भी कथन गलत है। संघर्ष की मांगें उनकी समकालीन समस्याओं से भी जुड़ी हुई थी। इनमें सामंती अत्याचार मुख्य समस्या थी। लगनगड़ी बधुआ विवाहित नौकर जिन्हें प्रवास करने की अनुमति नहीं थी, उसे लगनगड़ी कहते हैं। लगनगड़ी और पेठी क्या होता है? प्रथागत मुक्त श्रम की प्रथा मुख्य मुद्दे थे। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, संघर्ष में महिलाओं की सक्रिय और आक्रामक भागीदारी। देखिए, ये तीसरा कथन सही है, यहाँ पर केवल सी, मतलब केवल 3, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तीर्थ स्थल और नदी के तट पर स्थित, ये हमें सुमेलित करना। देखिए, भद्रांचल जो है अभी हाल ही में चर्चा में आया था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के भद्रांचल मंदिर समूह में तीर्थस्थल की अवसंरचना के विकास के लिए आधारशिला रखी थी। ये गोदावरी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। कृष्णा से नहीं संबंधित है, गलत। जोशीमठ भागीरथी से संबंधित नहीं है। जोशीमठ जो है ये 2 शक्तिशाली नदियों अलकनंदा और धौली गंगा जोशीमठ शहर के निकट विष्णु गंगा के संगम पर मिलती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी, तो गोदावरी जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये कथन आपका सही है, तो केवल एक युग्म सही है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें दी गई। पहला, भारत में 40 से अधिक सांस्कृतिक स्थल नहीं, 40 ही हैं। पिछले साल देखिए 2022 में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में कितने हो गए? 40 हो गए।
पहला गलत होगा। दूसरा, राज्यों के संदर्भ में महाराष्ट्र में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, 6 है, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही है। तीसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विश्व धरोहर स्थल नहीं है, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। XYZ ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और खाद्य पदार्थों के लिए इन राज्यों का दौरा किया और वह निम्नलिखित वस्तुएं उत्पादों के संपर्क में आ गए। देखिए, रसगुल्ला, पट्टचित्र, चित्रकला और हैंडलूम साड़ी, इन्हें GI टैग दोनों ही राज्यों में दिया गया है, तो इनके संपर्क में आएगा। कॉफी इसमें शामिल नहीं है। तो 3 उत्पाद, केवल 3 उत्पाद, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में विघटन हुआ? 5 राज्यों में विघटन हुआ था, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर। तो आपका पहला और चौथा हटा दीजिए, तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, 2, 3, 5, 6, 7, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, साल भज्जी का रूपांकन एक मंदिर एक सुंदर महिला को दर्शाता है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। तोरण द्वार संबंधित है किससे? सांची स्तूप से संबंधित है। अगला है, मुगल उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए। पहला, मुगल उद्यान फारस के उद्यानों से प्रभावित है, सही है। दूसरा, चारबाग शैली और जलधाराओं का उपयोग इन उद्यानों की प्रमुख विशेषता, ये भी सही है। तीसरा, अकबर एक सममित मुगल उद्यान के विचार की कल्पना करने वाला पहला शासक था, नहीं, बाबर था, अकबर नहीं था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिछला दशक कई ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का साक्षी रहा है। पिछले 10 वर्षों में शुरू किए गए निम्नलिखित सुधारों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय, ये फरवरी 2017 का में हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर का प्रभावी होना, जुलाई 2017, ये जुलाई 2017 का है। 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण, ये 2016 की घटना है। केंद्र सरकार के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन, ये 2015 की घटना। तो इसमें सबसे पहले इन्हें क्रम से लगाना, तो पहले 4, फिर 3, फिर 1 और 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से उपायों में खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों की कीमतों का विनियमन शामिल है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1 और 4, ए ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक ऋण प्रोफाइल की वर्तमान स्थिति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? तो कम मुद्रा जोखिम और कम ब्याज दर जोखिम। देखिए, भारत की सार्वजनिक ऋण प्रोफाइल अपेक्षाकृत स्थिर है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पता चलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, इस योजना के उद्देश्यों में एक उद्देश्य किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान और बटाईदार को फसल का बीमा करना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये ऐच्छिक है। तो ये वाला बी वाला सही नहीं है। सी, इस योजना के तहत खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक फसलें शामिल है, सही है। इस योजना के तहत कीट के हमले और रोग के कारण फसलों को होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है, तो ये सही है। आपका यहाँ पर दूसरा वाला बी वाला सही नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी, 2016 में। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार के वित्तीय संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं और बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, उनके लिए नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखना अनिवार्य होता है इनके लिए, और ये ऋण देने की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये भी। और इनकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। देखिए, नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर लघु वित्त बैंक स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक ब्याज दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋणात्मक ब्याज दरों के, पहला, यदि मुद्रास्फीति नॉमिनल ब्याज दर से अधिक हो जाती है तो वास्तविक ब्याज दरें प्रभावी रूप से ऋणात्मक हो सकती हैं। देखिए, क्यों? क्योंकि वास्तविक ब्याज दर बराबर होता है सांकेतिक ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति। तो यदि मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा नॉमिनल से, तो ये नॉमिनल में से मुद्रास्फीति वाला घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो यही कहा गया है कि आपका वास्तविक ब्याज दर माइनस हो जाएगा। ये कथन आपका सही है। दूसरा, यदि केंद्रीय बैंक ऋणात्मक ब्याज नीति लागू करता है तो इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है। नहीं, ये जो नीति लागू की जाती है ये जो है आपका अपस्फीति डिफ्लेशन के समय में होते हैं, इन्फ्लेशन के समय में नहीं लागू किया जाता है। देखिए, ऋणात्मक ब्याज दर होता क्या है, ये देख लीजिए। यह बहुत ही असामान्य परिदृश्य है जो सामान्य तौर पर गंभीर आर्थिक मंदी न कि मुद्रास्फीति के दौरान ये घटित होती है।
इस दौरान मौद्रिक प्रयासों और बाजार की ताकतों द्वारा पहले से ही ब्याज दरों को सांकेतिक शून्य सीमा तक कम कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि ऋणात्मक ब्याज दरें मौद्रिक नीति का एक रूप है जिसमें ब्याज दरें कम होकर के 0% से नीचे पहुंच जाती हैं और केंद्रीय बैंक तथा विनियामक इस असामान्य नीति उपकरण का उपयोग तब करते हैं जब अपस्फीति डिफ्लेशन के मजबूत संकेत होते हैं, ना कि इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला 67 नंबर। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य झड़पों की सूचना मिली। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, मैकडोनाल्ड लाइन अक्साई चीन को पूर्णतः भारत के नियंत्रण में रखती नहीं, ये कथन आपका गलत है। जॉनसन लाइन ने अधिकांश अक्साई चीन का नियंत्रण चीन को सौंप दिया गया है, ये भी आपका कथन जो है गलत है। तीसरा, मैकमोहन रेखा चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित सीमा है, ये कथन आपका सही है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ब्लू हेलमेट्स का संबंध किससे है? इसका संबंध सशस्त्र संघर्ष के एक क्षेत्र में शांति सेना में तैनात संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों से, क्योंकि इनकी जो ड्रेस होती है वो ब्लू होती है, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट्स इन्हीं के लिए एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देश या स्थान और हाल ही में सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, पेरू देश की पहली निर्वाचित महिला प्रमुख की यहाँ पे नियुक्ति हुई। इनका नाम क्या रहा है? बोलू आर्टे। दूसरा, अवेई कहाँ पे है? देखिए, यूनान, ये जो है आपका भारत ने सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अवेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन जो है यहाँ पे तैनात की है, तो ये भी सही है। ईविया द्वीप यूनान में स्थित ईविया द्वीप समूह में वर्ष 2021 में वनाग्नि की सबसे भीषण घटनाओं में से एक यहाँ पर घटित हुई है, तो ये भी सही है। चौथा, लिवरपूल में क्या हुआ है कि यूनेस्को द्वारा लिवरपूल को प्रदान किए गए विश्व धरोहर स्थल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से चार के चारों युग्म यहाँ पे सही हैं। तो डी ऑप्शन अगला है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जन विरोध या संघर्ष और संबंधित देश किससे संबंधित हैं? देखिए, महाशा अमीनी विरोध, ये ईरान सरकार के खिलाफ नागरिक अशांति और विरोध प्रदर्शन है, ना कि लेबनान, ये सही नहीं है। जनता अरागलय, ये श्रीलंका में बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन है, ये सही है। एलो वेस्ट विरोध, ये आपका वर्ष 2018 के बाद से फ्रांस में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को संदर्भित करता है, ना कि स्पेन को, सही है। गलत है। कराकल्पक विरोध, ये मालदीव का नहीं है। कराकल्पकस्तान पश्चिमी उज्बेकिस्तान में स्थित एक बड़ा स्वायत्त गणराज्य है, ठीक है, ना कि मालदीव में, ये भी सही नहीं। केवल एक युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, सही है। यह इन नियमों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य सौंप सकता है, ये भी सही है। तीसरा, यह इन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संबंध में आयात निर्यात को सत्यापित कर सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। इन नियमों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संबंध में आयात निर्यात का सत्यापन भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क प्राधिकरण का कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट वन उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जो वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अविषम साइट्स में सूचीबद्ध जीवों और वनस्पतियों में सर्वाधिक एंडेंजर्ड है। इस संदर्भ में यदि किसी प्रजाति को साइट्स के परिशिष्ट 2 के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि विलुप्त होने के संभावित खतरे से बचने के लिए विचाराधीन प्रजाति जैसी अन्य प्रजातियों के व्यापार को भी नियंत्रित किया जाता है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राथमिक प्रदूषक सामान्य तौर पर अस्थिर होते हैं लेकिन द्वितीयक प्रदूषक प्रायः स्थिर या निष्क्रिय होते हैं, कथन सही है। दूसरा, प्राथमिक प्रदूषक सामान्यतः द्वितीयक प्रदूषकों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं और इस प्रकार उन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है। नहीं, जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो अधिक जटिल होते हैं और उनको नियंत्रित करना कठिन होता है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसे आईची जैव विविधता लक्ष्य 11 और भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 6 के तहत मान्यता दी गई है।
आरावली जैव विविधता पार्क भारत में घोषित ऐसा पहला क्षेत्र है। यह एक संरक्षित क्षेत्र के अलावा एक भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र है जिसे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं एवं सेवाओं तथा जहां लागू हो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्थानीय रूप से प्रासंगिक मूल्यों के साथ जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए सकारात्मक और निरंतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने वाले तरीकों से नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो ये अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM से संबंधित है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। फास्फोरस और पारिस्थितिकी तंत्र में इसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह DNA और कोशिका झिल्लियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, सही है। कार्बन की भांति यह भी वायुमंडल में श्वसन निर्मुक्ति का भाग है, बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टाने है जिसमें यह फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही। चौथा, महासागरीय धाराओं का उत्प्रवाह फास्फोरस को एक्सचेंज पूल में वापस लाकर फास्फोरस चक्र में सहयोग करता है, ये सही है। तो पहला तीसरा चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक माना जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले आप अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक कहेंगे किसको, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक शक्तिशाली जलवायु प्रेरक होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अल्प अवधि के लिए वायुमंडल में रहते हैं और फिर भी वायुमंडल को गर्म करने की इनकी क्षमता कई गुना अधिक हो सकती है। कुछ अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक खतरनाक वायु प्रदूषक भी होते हैं, ठीक है, जिनका मनुष्यों, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव होता है। इनके प्रमुख उदाहरणों में ब्लैक कार्बन, मीथेन, क्षोभ मंडलीय ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मानव निर्मित वैश्विक ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से शामिल होंगे। इसमें आपका मीथेन और क्षोभ मंडलीय ओजोन जो है ये अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक माने जाएंगे, परंतु सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये लंबे समय तक आपके जलवायु में रहते हैं, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे। तो पहले और दूसरे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्लभ तत्वों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों में महत्वपूर्ण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से गुण उन्हें अद्वितीय और मूल्यवान बनाता है या बनाते हैं? तो देखिए, पहला, किसी भी दुर्लभ मृदा तत्वों की परमाणु संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ये कथन गलत होगा। दूसरा, सभी दुर्लभ मृदा तत्व जो है वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा, कई दुर्लभ मृदा तत्व चमकदार, तन्य और आघातवर्ध होते हैं, ये आपका कथन सही है। चौथा, इनका आसानी से शुद्ध रूप से खनन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो आपका पहला, दूसरा, चौथा गलत है, केवल तीसरा सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, घर्षण को विरोधी बल या प्रतिरोधक बल माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही उदाहरणों में घर्षण कार्य कर रहा है? तो एक लुढ़कती हुई गेंद का रुक जाना, कागज पर लिखना, सड़क पर एक व्यक्ति का दौड़ना, ये सभी घर्षण के उदाहरण हैं, ठीक है। परंतु जो चौथा निर्वात में एक पंख और एक पत्थर का सामान दरअसल गिरना, ये घर्षण इसमें शामिल नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला पद क्रॉस स्टेट रिलेशन किसके मध्य विवादों को सुलझाएगा? तो ये ताइवान और ताइवान जलडमरू मध्य के दूसरी ओर इसे चीन मुख्यभूमि के मध्य को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारत में मतदाता सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में नाम दर्ज कराने हेतु 18 वर्ष की आयु संबंधी मापदंड के लिए अर्हता तिथि प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को निर्धारित की गई है, नहीं 4 बार निर्धारित की गई, 4 तिथियां हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव में केवल 1 वर्ष पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता नहीं, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर अक्टूबर माह में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी नामित या मनोनीत किया जाता है, यह कथन आपका सही है। चौथा, हाल ही में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आधार को अनिवार्य दस्तावेज बना दिया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्वैच्छिक है, तो यहाँ पर कौन सही? केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोकना घरेलू हिंसा का एक रूप है, सही है। यह अधिनियम गोद लिए गए रिश्तों सहित एक ही घर में रहने वाली सभी महिलाओं को शामिल करता है, ये भी सही है। तीसरा, यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिशमय के सिद्धांतों को समाहित करता है, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में विदेशी अंशदान से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन से सही है। पहला,
विदेशी अंशदान केवल नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में FCRA खाते के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है, सही है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों और इसमें किए गए संशोधनों को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, सही है। तीसरा, भारतीय मुद्रा रुपए में प्राप्त होने वाले अंशदान को FCRA के तहत विदेशी अंशदान के रूप में नहीं माना जाता, बिल्कुल माना जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदत समिति के अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह केवल सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही विधानसभा को आहूत कर सकता है, सही है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो वह फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, ये कथन आपका गलत है। तीसरा, उसके पास मुख्यमंत्री से विधायी प्रस्तावों पर कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इस समिति के सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 1, 2, 4 बी ऑप्शन, 3 सदस्य होंगे इसमें। अगला है, संसद की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समितियों के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के सदस्यों से नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं? तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। जबकि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर इनमें से किसी को भी अध्यक्ष बना सकता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ही इसमें सही है, तीसरा नहीं। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार प्रदान करता है, कुछ राज्यों ने निम्नलिखित में से किस आधार पर सरकारी नौकरियों में अधिवास पर आधारित आरक्षण प्रदान किया है? तो देखिए, पहला, इनमें से कुछ राज्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद से 371 के तहत विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, सही है। दूसरा, संसद ने कुछ राज्यों के मामले में ऐसी आवश्यकता का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा, ए और बी दोनों सही है। तीसरा, सी, राज्य विधानमंडल सरकारी रोजगार के संबंध में एक मानदंड के रूप में अधिवास का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया तो संविधान द्वारा अधिकृत है। नहीं, संसद केवल अधिकृत है, विधानमंडल अधिकृत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ए और बी दोनों विकल्प। आगे चलते हैं। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। राज्य विधायिका की कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह आयात और निर्यात के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगा सकती नहीं, राज्य विधायिका नहीं लगा सकती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर लगा सकती है, किंतु यह प्रतिवर्ष 2500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, यह केंद्र सरकार को बेची जाने वाली विद्युत पर कर नहीं लगा सकती, ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले मूर के नियम ने एक विशेष उद्योग के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाई है। यह नियम मूल रूप से निम्नलिखित में किस उद्योग संबंध है? तो ये सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर से संबंध है, सेमीकंडक्टर और प्रोसेसर से संबंध है। हुआ क्या है कि अभी हाल ही में जो मूर थे, गार्डन अल मूर, इनका निधन हो गया। देखिए क्या था कि गार्डन अल मूर एक अमेरिकी व्यवसायी इंजीनियर और इंटेल कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने मूर के नियम को प्रस्तावित किया। इस नियम का मुख्य अवलोकन यह है कि एक एकीकृत सर्किट में ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, ये कथन सही है। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था के तहत स्थानीय जमींदारों को पर्याप्त प्रशासनिक और न्यायिक कार्य सौंपे गए थे, नहीं, ये कथन गलत है, न्यायिक कार्य नहीं सौंपे गए थे। तीसरा, महालवाड़ी प्रणाली के तहत सरकार और ग्रामीण समुदाय के बीच जमींदार मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करते थे, ये कथन आपका सही है, महाल हुआ करते थे, ठीक है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया आज़ाद हिंद का हिस्सा नहीं थे? तो इसमें HC चटर्जी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, SA अय्यर शामिल थे, परंतु मोहन सिंह शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए विचारों के आदान प्रदान हेतु एकेडमिक एसोसिएशन नामक एक डिबेटिंग क्लब शुरू किया। वे प्रसिद्ध कविता द फकीर ऑफ जुघीरा के लेखक थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया था। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो हेनरी विवियन डेरिजो, जो कि कलकत्ता संबंधित है। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में
निम्नलिखित में से क्या सर्वप्रथम घटित हुआ? देखिए, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक एक नाटक की रचना की थी। ये कब की थी? 1858-59 में, 1858-59 में, ठीक है। दूसरा, बिरसा मुंडा ने जमींदारी काश्तकारी की शुरुआत के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 में होता है। महात्मा फुले ने हंटर कमीशन के समक्ष शिक्षा के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1882 में। और वहीं तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण, तो डूरंड आयोग पर सहमत बनी थी 1893 में। तो सबसे पहले घटना कौन सी हो रही थी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक एक नाटक की रचना की थी 1858-59 में। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यात्री और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ। देखिए, अल बरूनी किताबुल हिंद, अल मसूदी मुरुज अल धाब। तीसरा, इब्न बतूता इनकी रिहला थी और अब्दुल रज्जाक की रिहला नहीं थी। और ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, ये किसकी थी? फ्रांसवा वर्नियर की। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो कितने युग सही है? 2 युग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के समय में मौजूदा 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किया गया? तो भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय में। तो पहला तीसरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ एक तमिल संगम आयोजित किया गया था। दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख सूती वस्त्र केंद्र के रूप में किया गया। ये सही है, मतलब दूसरा कथन। तीसरा, पांड्य शासकों के शासनकाल में मलिक काफूर ने इस शहर पर आक्रमण किया था। तो इन तीनों का ये जो तीनों कथन है, ये किस शहर का सही रूप से वर्णन कर रहे हैं? तो मदुरै के बारे में ये वर्णन किया गया है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, हड़प्पा नगरों में सड़कें सामान्यतः सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये कथन आपका सही है। दूसरा, हड़प्पा नगरों में इमारतें और घर अनिवार्य रूप से धूप में सुखाई गई और पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे तथा इनमें पत्थर का उपयोग नहीं किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि हर जगह पे जो है आपकी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अनिवार्य रूप से नहीं हुआ है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, जल निकासी प्रणाली बड़े हड़प्पा नगरों की एक मुख्य विशेषता, जबकि यह छोटी बस्तियों में अनुपस्थित थी। ये कथन भी आपका गलत है, तो पहला केवल सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन 3 कथनों के आधार पर बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। पहला, इस वंश का संस्थापक दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। दूसरा, इस राजवंश ने भारतीय स्थापत्य कला में दोहरे गुंबद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तीसरा, इस वंश के सुल्तान द्वारा आधुनिक शहर आगरा की स्थापना की गई थी। तो ये लोधी वंश के बारे में बात हो रही है, बहलोल लोधी ने सारे कार्य किए थे, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में शाकारी, चांडाली और ढंकी प्रकार क्या हैं? तो ये बोलियों के प्रकार हैं, ठीक है। किसके प्रकार हैं? तो ये बोलियों के प्रकार हैं। और कौन सी? मगधी के ये एक प्रकार हैं। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर ने 2023 में 50 वर्ष पूरे कर लिए। यह बाघों के संरक्षण हेतु संचालित विश्व का सबसे सफल कार्यक्रम है। भारत में पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एकांतवासी और गैर सामाजिक जानवर हैं जो केवल मीटिंग की अवधि के दौरान ही एक साथ आते हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, सफ़ेद बाघ रॉयल बंगाल टाइगर की एक प्रजाति नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा, रॉयल बंगाल टाइगर उत्कृष्ट तैराक होते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।